नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताइएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है आपका 16 मई और आज 16 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो सभी बच्चे जो है क्लास में जो भी आपको बताया जाता है उसका आप नोट डाउन जरूर किया करें, जिससे आपको उसका फायदा ये होता है कि आप जब रिवीजन करते हैं तब उसका फायदा मिलेगा। आपका एग्जाम नजदीक है तो उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर लिखा करें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ें और इसको आंसर करने का प्रयास आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है किस दिन मनाते हैं। 15 मई में, 16 मई में, 17 मई में या 18 मई में। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ये 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और ये 16 मई में हम प्रतिवर्ष इस दिन मनाते हैं। कब? 16 मई में इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है मैंने आपको अभी बताया है कि 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 और 1960 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new director of CBI recently? सुबोध कुमार जायसवाल है, प्रवीण सूद है, संजय अरोरा है या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो हमारा सीबीआई है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नए जो निर्देशक बनाए गए, ये बनाए गए हैं आपके प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद को बनाया गया है। इसको इंपोर्टेंट में लिखिएगा। अगर पूर्व आपसे पूछ लिया जाए तो पूर्व थे कौन? ये थे सुबोध कुमार जायसवाल। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। हालांकि अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये जून माह में होगी, यानी कि नेक्स्ट माह होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी इनको क्या किया गया है, अभी इनको नियुक्ति के लिए, अपॉइंट करने के लिए इन पर फाइनल मोहर लगा दी है कि हमारे जो अगले न्याय निर्देशक होंगे सीबीआई के, ये कौन होंगे? ये प्रवीण सूद होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी कौन बने हुए हैं? अभी भी सुबोध कुमार जायसवाल ही है। और एक चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सीबीआई के निर्देशक बनने से पूर्व क्या थे, तो ये डीजीपी हुआ करते थे, डीजीपी। और डीजीपी किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के ये डीजीपी हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। अगर इनसे आपसे पूछ लिया जाए इनका जो मूल निवास है या इनका जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था, किस राज्य के रहने वाले हैं, तो भाई ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कहां के? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब निर्देशक की नियुक्ति की जाती है तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। निर्देशक की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, यानी कि इनकी नियुक्ति में पीएम और भारत के प्रधान न्यायाधीश, जिनको हम क्या कहते हैं? सीजेआई कहते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, ठीक है ना, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो इसमें शामिल होता है। मेन इंपोर्टेंट बात हमारे लिए ये हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जब सीबीआई की नियुक्ति होती है, उसके निर्देशक की नियुक्ति होती है, क्या उसमें विपक्ष का नेता काम करता है या नहीं करता, उसको शामिल किया जाता है या नहीं शामिल किया जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको याद रखना, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, और सीबीआई की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस आईएनएस से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
आईएनएस कदम से, आईएनएस मोरमागुआ से, आईएनएस कलवरी से या आईएनएस सूरत से। ध्यान रखना, इनमें से जो हमारा आईएनएस मोरमागुआ है, मोरमुगाओ है, इससे ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दो मिसाइल हैं, एक बराक है भाई, ठीक है ना। एक कौन सी है? एक बराक मिसाइल है, ये हमने इजराइल की सहायता से बनाई है। किसकी? इजराइल ने हमारा इसमें सहयोग दिया। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ये ब्रह्मोस जो है ये इंडिया और भारत, ये सॉरी इंडिया और रशिया, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से भारत ने निर्मित की? तो ये रशिया के सहयोग से निर्मित की है। और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये आईएनएस जो हमारा इंडियन नेवल शिप है मोरमागुआ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ आईएनएस हमारे न्यूज में रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी ऑपरेशन जो कावेरी चलाया गया था उसमें हमारे भारत का कौन सा आईएनएस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे कि कावेरी जो ऑपरेशन था ये दक्षिणी सूडान से भारतीय लोगों को वहां पर वापस लेकर आना था, ठीक है। तो कौन सा वो आईएनएस उसमें अपना योगदान दिया था? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी को वो क्वेश्चन पता होगा। दूसरा क्वेश्चन, टोटल कितने भारतीयों को वहां से लाया गया था? मैंने ये भी बताया था, आपको डाटा भी दिया था कि भाई ये डाटा आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि काफी बड़ा वो ऑपरेशन था। जब हम भारतीय लोगों को किसी दूसरे देश से लेकर आते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट में वो भी बताएंगे वो डाटा क्या था, ठीक है ना। आईएनएस सुमेधा चलिए जल्दी से बताएंगे, ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने रक्षा उत्पादों को सिर्फ घरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? रिसेंटली हाउ मेनी डिफेंस product have to be approved by the Ministry of Defense to be the manufactured only the domestic industries, यानी कि हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, अभी हमारे रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है, ये घोषणा की है कि भाई आने वाले समय में, ठीक है, हम लगभग, ध्यान से सुनिएगा, 928 ऐसे रक्षा उत्पाद होंगे, 928 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो केवल स्वदेशी कंपनियां निर्मित करेगी। जो हम बाहर देशों से अभी आयात करते हैं, ठीक है ना, जो बाहर देशों से हम कभी आयात करते हैं, इनमें से हम जो है मोस्टली अपने घर पर ही निर्मित करेंगे। घर पर इन द सेंस मतलब भारत में ही निर्मित करेंगे। अब ये टोटल संख्या उन्होंने बताई है कि टोटल संख्या जो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी 928। इसमें आपका बंदूक है, जैकेट्स है, हेलमेट हो जाएंगे, ठीक है ना, वर्दी हो जाएगी, ठीक है ना, टैंक तो आप सभी जानते हैं कि हम खुद से ही टैंक अपने बना रहे हैं, कुछ मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना, जो हमें सीखना है, एयरक्राफ्ट है, जैसे हमने राफेल लिया था फ्रांस से, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में उसका निर्माण किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ, सर्जिकल मोचा चक्रवात का झारखंड आया, बिल्कुल, उसने 3 देशों को प्रभावित किया है। अगर क्वेश्चन बन जाए, ध्यान रखना, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, मोचा चक्रवात से 3 ये कंट्री प्रभावित हो चुके हैं। ये बंगाल की खाड़ी में आया है मोचा चक्रवात, ठीक है। चलिए, कोई डाउट किसी बच्चे को जल्दी से बताएं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। हाँ, कौन है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा 2025 तक कितने हजार चार्जिंग पॉइंट लगाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बी सेट अप हाउ मेनी थाउजेंड चार्जिंग पॉइंट बाय द ईयर ऑफ 2025, यानी कि 2025 तक का इनका टारगेट है कि हम चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे। अब ये चार्जिंग पॉइंट है कैसे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये चार्जिंग पॉइंट है कैसे, ठीक है ना, 3862 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था आईएनएस सुमेधा के द्वारा, और हमारे कुछ वायुसेना भी उसमें शामिल थी, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दे रहे हैं। किसको? इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनको बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक जो कारें हैं उनको बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक जो स्कूटी होती हैं, बाइक्स होती है, उनको बढ़ावा देंगे, और पूरी दिल्ली में हम 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे। कितने?
18,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए हैं, ये दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, और इनका कहना है कि भारत जो है ये किस पर, न्यूट्रिशन कार्बन पर काम कर रहा है, तो उसकी एक पहल के रूप में इसको देखा जाए। ठीक है, हम भी इसमें काफी योगदान कर रहे हैं। हम दिल्ली में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिक जो बाइक्स होती हैं, स्कूटीज होती हैं, उन पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। और जो दिल्ली के बच्चे हैं शायद वो जानते भी होंगे कि दिल्ली में अगर आप स्कूटी खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी इस पर मिलती है। ठीक है, तो ये 18,000 ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स लगाएगी इस दिल्ली सरकार, जो कि इनका टारगेट है 2025 तक इन्होंने ऐसा करना है। ये इन्होंने अभी कहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये अरविंद केजरीवाल है, आप सभी जानते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर जनशक्ति एक सामूहिक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? जनशक्ति प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ ये कहां पर हुआ? इसका जो उद्घाटन किया किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई, नई दिल्ली में लगाई गई, चंडीगढ़ में लगाई गई, लखनऊ में लगाई गई, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इस प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। और हमारे प्रधानमंत्री यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, कोई किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो आप बता सकते हैं ये जनशक्ति सामूहिक प्रदर्शनी है। ठीक है, इसमें जो हाथ के दस्तकार होते हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर कलाएं दिखाई हैं। ठीक है, विभिन्न जो विषय रहे उन पर कलाकृति बनाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पूरे भारत को उसमें एक तरीका से सजो कर रखा गया कि भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है वो किस प्रकार की है, वो सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए भाई, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यानी कि हाल ही में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश बना है? किसका? भारत का। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी बना है? कारोबारी इन द सेंस मतलब ये है कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार संबंध इसके साथ और बेहतर हो गए हैं। और पिछले साल के मुकाबले हमने क्या किया है? पिछले साल के मुकाबले हमारा और यहां से व्यापार बढ़ा है, आयात निर्यात हमारा बढ़ा है। तो ये है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार जो है ये बढ़ चुका है, जिसके कारण हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। अगर पहले नंबर की हम बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर यूएई बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका नीदरलैंड, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच में 24 अरब डॉलर का क्या हुआ है? व्यापार हुआ है। 24 अरब डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ। इसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं। ठीक है ना? हमने आयात भी किया है, हमने निर्यात भी किया है। कभी आप सोचो कि बस हमें तो प्रॉफिट ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। हम प्रॉफिट में हैं, 13 अरब डॉलर हम प्रॉफिट में हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा ये प्रॉफिट है किसके साथ व्यापार में? ये नीदरलैंड के साथ व्यापार में। अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमें जो आयात निर्यात हमारा होता है चाइना के साथ में होता है, और उसी के साथ में हमारा क्या है? व्यापार घाटा चलता है, यानी कि हम उससे वस्तुएं ज्यादा खरीदते हैं और उसको बेचते कम है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है हमारा किसके साथ में आता है? चाइना के साथ में आता है। क्योंकि हमारे मोस्टली चीजें, आप यकीन कीजिएगा 99% चीजें, ध्यान रखना इस चीज को, कभी आप ये सोचो कि सर तो बुराई कर रहे हैं, 99% चीजों में आपको मेड इन चाइना मिलेगा। आप कंघी तक ले लो, घरों में जो कंघी है, सुई है, छोटी से छोटी चीज है, उस पर क्या मिलेगा? आपको मेड इन चाइना मिलेगा। ठीक है ना? यहां तक कि जितने फोन असेंबल होते हैं सारे फोन असेंबल चाइना में होते हैं, उसमें एप्पल ही क्यों ना हो। टैग भले ही एप्पल का हो, लेकिन उसका जो असेंबलिंग है, उसमें जो पार्ट्स हैं वो सारे चाइना के हैं। इसको आप देख सकते हैं, चाहे कुछ भी आप देख लीजिएगा, यूज एंड थ्रो वाले से लेके, ठीक है ना, मार्केट भरा हुआ है चाइना के प्रोडक्ट से। कुछ भी हो, एवरीथिंग आप इसको देख सकते हैं। गैजेट्स में तो आप बिल्कुल उसको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं सभी चाइना के मिलेंगे आपको। ठीक है, भारत के बहुत ही गिने चुने पार्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे यूबोन आप देख सकते हैं भारत का है, ठीक है, इंटेक्स भारत का है, ठीक है, माइक्रोमैक्स है भारत का है, लेकिन उनकी मार्केट क्या है? मार्केट डाउन है। हाँ बिल्कुल, वीवो चाइना का है, आपका वन प्लस चाइना का भाई,
मैं बोल तो रहा हूं, वन प्लस मोमोज, हाँ मोमोज जो है ये चाइना का है, ये भी मोमोज जो है ये भी चाइना से है। छोटी से छोटी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी और ये सच्चाई है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम चाइना के साथ वो कर देंगे, हम चाइना के साथ ये कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उसने एक दिन व्यापार बंद कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। हम क्या है, स्टील तक निर्यात कर रहे हैं, स्टील तक आयात कर रहे हैं भाई चाइना से। अब आप देख सकते हो कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। कच्चा माल वहां भेजते हैं, वो उसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टील जो आपके घरों में लगती है, जिसके बर्तन आते हैं, स्टील के बर्तन जो आते हैं वो तक वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि हम अभी भी उस पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए चाइना कभी हमारे साथ लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो लड़ता नहीं है, वो आंख जरूर दिखाएगा लेकिन कभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत सबसे बड़ा व्यापारी हो चुका है, सबसे बड़ा उसका मार्केट है जहां उसका सामान बिकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पासांग दावा 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दूसरे गाइड बने हैं। भाई इसको इंपोर्टेंट में आप लिखिएगा कि हाल ही में किस देश के पासांग दावा 26 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दूसरे गाइड बन गए हैं, ठीक है। ये नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, न्यूजीलैंड के हैं या इंग्लैंड के हैं। ध्यान रखना ये किस देश के हैं, ये नेपाल के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी पर्वतारोही होते हैं कि कौन होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं या किसी भी चोटी को फतेह करते हैं, वो किसी न किसी गाइड के रूप में, किसी न किसी गाइड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी न किसी गाइड की वजह से आप वहां तक पहुंच पाते हैं, जिनको हम शेरपा कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि शेरपा का मतलब क्या होता है। शेरपा का मतलब होता है गाइड करने वाला, और ये गाइड करने वाले ही व्यक्ति है जिनका नाम है पासांग दावा। ये 26वीं बार कहां पर पहुंचे हैं, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। किसके साथ में, अभी आपको ध्यान रखना है 1998 में पहली बार ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। 26वीं यात्रा इन्होंने हंगरी के पर्वतारोहियों के साथ में की है। हंगरी देश के पर्वतारोही थे जिनके साथ में इन्होंने क्या किया है, अपनी 26वीं जो यात्रा है इसको पूरा किया है। इनसे पहले अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इनसे पहले सबसे ज्यादा है जो एवरेस्ट फतेह किया है गाइड के रूप में, वो किसने किया, तो कामी रीता हैं। कौन है, कामी रीता। और ये कामी रीता, इनको फीमेल मत मान लेना, ये मेल ही है। इनके नाम में आपको रीता दिखाई दे रहा होगा तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये लड़की हो सकती है, लेकिन भाई ये मेल ही है, पुरुष ही है। इनका नाम है कामी रीता और इनसे पहले ये पहुंचे थे, यानी कि 26 इन्होंने अपनी यात्राएं पूरी की हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है एक बार बताइएगा। टोटल जो लंबाई है इसकी 8,848 मीटर है। ध्यान रखिएगा ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको हम सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ये नेपाल में है। जो बच्चे भारत में सोच रहे होंगे थोड़ा सा वो इसको सही करेंगे। मुझे लगता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भारत में है, भारत में नहीं है। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे को पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में है, जल्दी से बताएंगे। नेपाल में है, बहुत बढ़िया। माउंट एवरेस्ट की जो सर्वोच्च चोटी है वो नेपाल में है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी। और हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा है, उसको याद रखना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट को करेंगे इसको। विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली रीच्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंकिंग। तो ये टेनिस प्लेयर है जिसका नाम है कार्लोस अल्कराज, अल्बर्ट रामोस वेरोलास, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो ये है कार्लोस अल्कराज जो पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं टेनिस पोजीशन में। किस पोजीशन में, टेनिस पोजीशन में ये पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो ध्यान रखिएगा ये है कार्लोस अल्कराज जो कि दुनिया के, विश्व के सबसे पहले रैंकिंग में इनको जगह दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की है भाई, ठीक है। जो बच्चे कहां से हैं, गोवा से हैं, सिक्किम से हैं, मणिपुर से हैं या
मेघालय से हैं। ध्यान रखना, अगर आप इस राज्य के निवासी हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपने 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है, तो आपको आपके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। तीसरा बच्चा अगर आपने पैदा किया तब आपकी और इंक्रीजमेंट उसमें हो जाएगी। ऐसा इस समय में ये इन्होंने घोषणा की है जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इस राज्य में अभी भी क्या है, इस राज्य में अभी भी संख्या कम है, तो ये जनसंख्या वृद्धि करना चाहते हैं। ये राज्य है सिक्किम, और सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि आप 2 बच्चे पैदा कीजिए, हम आपकी जो सैलरी है इसको इंक्रीज करेंगे। अगर आपने तीसरा बच्चा किया तब हम उसकी सैलरी इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ माता पिता दोनों को हम क्या देंगे, दोनों को हम अवकाश देंगे, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, उसमें दोनों का सहयोग लगता है, इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम अवकाश देते हैं। ये केवल उनके लिए है जो केवल सिक्किम के निवासी हैं। कभी आप सोचे कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद या हमारी जो पोस्टिंग हो जाती है सिक्किम में हो जाती है, हम वहां पर बच्चे पैदा करेंगे और उसका फायदा हमें भी मिलेगा। तो ऐसा जो सोच रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आप इस बहम में हैं, इस धोखे में हैं, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, कभी आप वहां जाकर लाइन लगा दो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 3 बच्चों पर भी इन्होंने अप्लाई इसको कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। जो सच्चाई है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना नहीं है। ये है लिंडा याकरिनो। क्या नाम है? लिंडा याकरिनो को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिंडा याकरिनो किस कंपनी की सीईओ बनी है? तो ये ट्विटर की बनी है, फेसबुक की बनी है, एडोब की बनी है या व्हाट्सएप की बनी है? तो लिंडा याकरिनो हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो ध्यान रखिएगा, ये ट्विटर की जो सीईओ है इनको बनाया गया है। किसकी? ट्विटर की सीईओ इनको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ट्विटर की, हाँ, ट्विटर के जो मालिक हैं ये एलन मस्क हैं। इनका जो अधिग्रहण किया गया था ट्विटर का, ये किसने किया था? एलन मस्क ने किया था। ठीक है, $44 बिलियन में इसको खरीदा था। तो ये सीईओ बनाई गई हैं। जो इनसे पूर्व सीईओ हुआ करते थे ये कौन थे? ये पराग अग्रवाल थे। कौन थे? पराग अग्रवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगर आपसे पूर्व पूछ लिया जाए कौन है, तो पूर्व थे पराग अग्रवाल, लेकिन अभी जिनकी नियुक्ति की गई ये कौन है? ये है लिंडा याकरिनो। नाम थोड़ा सा आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही आपको भाई याद रखना है। इससे अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में G7 ग्रुप के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया है? हम बात कर रहे हैं G7 की। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। G7, क्या भारत G7 का सदस्य है या नहीं? भारत G7 का सदस्य देश है या नहीं? कमेंट में बताएंगे। और इसका जो आयोजन हुआ G7 का, ये कहां पर हुआ? भारत में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ या जर्मनी में? इसका जो आयोजन किया गया ये जापान में किया गया है। ठीक है, G7 में भारत सदस्य नहीं है। ठीक है ना, कभी आप धोखे में इसको टिक कर दे। ये भारत जो है G7 का सदस्य बिल्कुल भी नहीं है, जापान G7 का सदस्य है। ध्यान रखना, जापान के अलावा एशिया का कोई भी कंट्री इसमें शामिल नहीं है। केवल ये एशिया में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो G7 में इसमें शामिल किया गया है। और G7 7 उभरती अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था का एक ग्रुप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बैठक हुई है किस किस की? ये हुई है G7 ग्रुप के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ के कौन है? हमारे यहाँ के हैं शक्तिकांत दास यानी कि RBI के गवर्नर। G7 क्या होता है? G7 होता है कि ये 7 ग्रुप हैं, 7 सदस्यों का, 7 देशों का ग्रुप है। जी का मतलब होता है ग्रुप, GROUP, ग्रुप 7। ग्रुप 7 मतलब ये G7 इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें 7 देश शामिल है। क्या आप बता सकते हैं 7 देश कौन कौन से हैं? एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे। इसमें 2 देश हैं उत्तरी अमेरिका के, एक देश है
एशिया से और 4 देश है इसमें यूरोप से। आप मुझे बताइएगा, ये 7 देश मैंने आपको बिल्कुल बताए थे कि कैसे आपको इनको याद रखना है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। 2 देश हैं उत्तरी अमेरिका के, अमेरिका और कनाडा, 2 तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा है इसमें जापान, 3 हो चुके हैं। अब आपको मुझे बताना है कि यूरोप से कौन कौन से देश हैं, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। अंतर महाद्वीपीय का मतलब आप समझ गए ना, कि हमारे जो महाद्वीप है जहां पर जनता निवास करती है, ठीक है ना, जहां पर जनसंख्या है, जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन महाद्वीपों की फुटबॉल जो कप होगा ये कहां पर होगा। ये फ्रांस में होगा, अर्जेंटीना में होगा, पुर्तगाल में होगा या भारत में होगा। जल्दी से आंसर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, ये 3 देश ये हुए। इसमें जर्मन हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। 4 देश ये शामिल आपको रखने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 ग्रुप सदस्य नहीं है या है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया भाई, हाँ, रूस को निलंबित कर दिया गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो आपका अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल कप होगा, ये आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भारत कैसे फुटबॉल का आयोजन करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता भाई, ठीक है ना। इसके पास जगह है, खिलाड़ी हैं, सारी चीजें हैं, पैसा है, तो फिर क्यों नहीं करा सकता। इंडिया इसको कराएगा और ये कहां पर होगा, ये होगा आपके उड़ीसा में, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंटल एक क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल एक कप का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी या टीम वहां पर भाग लेगी, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। सर कौन कौन से ग्रुप हैं, G7 हो गया, G20 हो गया, I2U2 हो गया, ठीक है। इस तरह के ग्रुप्स हैं जो आपको न्यूज में आते हैं, वो आपको तभी याद रखने होते हैं, तभी आपको बता दिया जाता है कि भाई इस ग्रुप में भारत शामिल है या नहीं। जैसे HC हो गया, आसियान हो गया, ठीक है, ये इस तरह के ग्रुप्स आपको ध्यान रखने हैं। CPC हो गया, ठीक है ना, OPEC हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसलिए जब भी आता है उसको आप लिखा करें, ठीक है, उसको आप जरूर लिखा करें। चलिए, तो अच्छा 2 क्वेश्चन है अभी, हाँ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई अभी। हाल ही में देश की किस झील में एलिगेटर गार नामक एक प्रजाति की मछली पाई गई है, ठीक है ना। अभी 2 क्वेश्चन शेष हैं। किस देश की झील में एलिगेटर गार नामक प्रजाति की मछली पाई गई है। डल झील में, चिल्का झील में, वेबनाड झील में या पुलिकट झील में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो एलिगेटर है, एलिगेटर गार जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ये भारत में इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए ये न्यूज का विषय बन गई है, जो कि डल झील में पाई गई है, ठीक है ना। इसका जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, ये मगरमच्छ की तरह यह दिखाई देती है, इसलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं ये थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं कि ये इस प्रकार की जो मछलियां हैं ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, भारत में इनका आना कैसे हुआ, ठीक है। अभी ये जांच का विषय है, इस पर रिसर्च चल रही है कि ये कैसे हो ऐसा संभव है। तो ये डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पर ये पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है ना। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके महानिदेशक जो बनाए गए, कौन बनाए गए, के बासा हैं, जाह्नवी शर्मा है, जगदीश कुमार है या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको हम ASI बोलते हैं, ASI बोलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके के बासा को महानिर्देशक बनाया गया है। किसको, के बासा जो हैं ये महानिर्देशक बने हैं, बिल्कुल। एक के संगीतकार भी हुआ करते थे, जिनका लाइव कंसर्ट में हार्ट अटैक के कारण क्या हो गया था, मृत्यु उनकी हो गई, इसलिए प्रभावित हैं, इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक डरे हुए हैं, क्योंकि एलिगेटर गार जो मछली है ये जलीय जंतुओं को खा जाती है, छोटी मछलियों को ये खा जाती है,
और जो जलीय जंतु हैं उनको भी ये समाप्त कर देगी, जिससे हमारी जो जैव विविधता है, समुद्री जैव विविधता, इस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि ये जो मछली है क्या ये एक ही है या और भी है, ये आई तो कैसे आई, ये सारी चीजें उसमें जो है सोचने का विषय उनके लिए हो गया, रिसर्च का विषय उनके लिए हो गया है। तो ये था आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे।